तीसरा एक्टर है एल्बम, जो कि वाहियात और हिप हॉप गानों के लिए जाना जाता है। चौथा एक्टर अपना गुलिवर ट्रेवल है, जो कि बाकी तीनों की तरह चूतिया और वाहियात है और इसने बैक टू बैक पाद मारने वाली 5 फिल्में दी हैं। तो होता कुछ यूं है कि एक सीन फिल्माया जा रहा है जिसमें टग स्पीडमैन के दोनों हाथ बम से उड़ गए हैं और वो मरने वाला है। आयरन मैन उसके पास होता है, जिसमें इन दोनों को अलविदा कहते हुए रोना था, लेकिन आयरन मैन कुछ ज्यादा ही रोने लगता है, जिस वजह से स्पीडमैन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है और इस सीन को लेने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इन सालों के चोचले भी इनकी फ्लॉप फिल्मों की तरह ही बड़े बड़े हैं। डायरेक्टर इन चूतियों पर भड़क पड़ता है, क्योंकि एक बहुत तगड़े सीन को फिल्माया जाना है जिसके अंदर चारों तरफ बड़े बड़े विस्फोट होंगे और उन विस्फोटों को अंजाम देने के लिए विस्फोटक डायरेक्टर के इशारे का इंतजार कर रहा है। डायरेक्टर गुस्से में था तो वो बिना रुके उन्हें गाली बक रहा था। दूर से विस्फोटक को लगता है कि डायरेक्टर ने इशारा दे दिया है कि वो विस्फोट कर सकता है, इसीलिए वो इस पूरी जगह को निस्तो नाबूद कर देता है, जिसकी वजह से पूरे $4 मिलियन का नुकसान होता है, क्योंकि उस समय कैमरे बंद थे। हर तरफ चारों तरफ यही बातें होती है कि कुछ बेहुदा और चूतिया एक्टर और डायरेक्टर की वजह से पहले ही इस फिल्म की शूटिंग 1 महीना देरी से शुरू हुई थी और अब ये फालतू का $4 मिलियन का नुकसान। स्पीडमैन के पास उसके दोस्त उसके एजेंट रिक की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि दोस्त, जो भी हुआ मैंने वो टीवी पर देखा, तुम बस हार मत मानो, तुम एक बेहतरीन एक्टर हो, तुमने काफी सारी फ्लॉप फिल्में दी हैं, अगर तुमने एक और फ्लॉप फिल्म दी तो तुम्हारा करियर खत्म। प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर मूवी की पूरी टीम मौजूद थी, जहाँ वीडियो कॉल पर मौजूद थे अपने टॉम क्रूज भैया, जो इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं। और सच बताऊं तो मैंने कभी भी टॉम क्रूज को इस तरह के रोल में नहीं देखा, जो कि एक नंबर का गजब का और बिंदास रोल है। वो एक आदमी से गांडू डायरेक्टर के मुंह पर जोरदार मुक्का मारने के लिए कहता है, वो एक नंबर का बढ़िया मुक्का डायरेक्टर के मुंह पर जड़ देता है, जिससे गांडू डायरेक्टर की नाक टूट जाती है। टॉम क्रूज कहता है, बहन के लोड़े ये रंडी रोना बंद कर और मुझे मेरे पैसे वापस कर। डायरेक्टर कहता है, मैं जानता हूँ आप मुझ पर नाराज हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि उन चूतिया एक्टरों को संभालना कितना मुश्किल है। वो कहता है, एक्टरों से उनकी एक्टिंग निकलवाने के लिए उनसे प्यार से बात मत कर, उनकी चड्डी उतार और उनकी गांड पर लात मार। तभी पीछे से हथकंडा बोलता है, बच्चों को मारने से वो और भी ढीठ हो जाते हैं। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पर उन जैसे चूतियों का टैलेंट अच्छे से बाहर निकाला जा सकता है। टॉम क्रूज पूछता है, कौन है ये चूतिया? वो बताता है, सार्जेंट लीफ, यानी कि हथकंडा वही आदमी है जिसने वो किताब लिखी है जिस पर ये लोग फिल्म बना रहे हैं। टॉम क्रूज अपने डायरेक्टर से कहता है, सुन बहन के लोड़े, अगर तूने सब कुछ ठीक नहीं किया तो ये 2.5 किलो का हाथ में तेरी गांड में घुसा दूंगा, जिसके बाद तू मूवी का नहीं अपनी गांड का प्रीमियर करेगा, तो जाकर अपने एक्टर्स के लिए, वरना मैं तेरी लूंगा। वहाँ अपनी गांड मरवाने के बाद डायरेक्टर समुद्र के किनारे आ जाता है रिलैक्स करने। तभी वो वहाँ पर हथकंडे को देखता है। वो उससे कहता है, मैंने अपनी कहानी तुम्हारे चिकने हाथों में दी है, तुम्हें उन एक्टरों के टट्टों के साथ खेलना होगा, क्योंकि वो जिन सिपाहियों का रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें उनकी जिंदगी का कोई अंदाजा नहीं है, इसीलिए तुम उन्हें जंगल में लेकर जाओ, जहाँ पर तुम छोटे छोटे कैमराज लगाकर जंगल में छोटे छोटे ब्लास्ट करना, जैसा कि तुम्हें सीन में चाहिए। वो सीन इतना धमाकेदार होना चाहिए कि उन सालों की गांड से धुआं निकल जाए। डायरेक्टर को हथकंडे का ये चूतिया प्लान बहुत पसंद आता है और अगले दिन डायरेक्टर उन सभी चूतियों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर जंगल की तरफ बढ़ता है। वो जंगल में पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर उन सभी चूतियों को वहां छोड़कर वहां से वापस चला जाता है। डायरेक्टर उन सभी का फोन लेता है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है और उन्हें बताता है कि इस जंगल के कोने कोने में कैमराज लगे हैं, जिनसे हम तुम्हारी सारी चूतिया हरकतों को रिकॉर्ड करेंगे, तुम लोगों को बस अपने कैरेक्टर के अंदर घुसना है। वो उन सभी को अपना चूतिया प्लान बता ही रहा था कि तभी उसका पैर एक लैंड माइन पर पड़ जाता है, जिससे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। दरअसल ये पूरा जंगल ड्रग तस्करी करने वाले नक्सली लोगों से भरा पड़ा है और उन्होंने इस पूरे जंगल में जगह जगह पर बम लगाए हुए हैं। सभी लोगों की फटकर 464 हो जाती है। स्पीडमैन जो कि मेन एक्टर है, उसको लगता है कि ये सब एक प्लान का हिस्सा था, डायरेक्टर मरा नहीं है, वो जिंदा है। उसने इस तरह की नोटंकी इसलिए की ताकि हमारी गांड फाड़ सके। सारे चूतिया आपस में बहस करने लगते हैं। स्पीडमैन कहता है, हमें इस मिशन को कंप्लीट करना चाहिए। बाकी के सभी एक्टर कहते हैं कि यहाँ आते ही सब कुछ उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया, इसीलिए हमें यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। हम नक्सलियों को देखते हैं, वो लोग इन्हें देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग यूएस आर्मी से है, इसीलिए नक्सली लोग उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन इन चूतियों की टोली को लगता है कि ये कोई फेक हमला है, ताकि फिल्म को और रियलिस्टिक बनाया जा सके, इसीलिए वो भी अंधाधुंध गोलियां चलाने की एक्टिंग करते हैं। हम हथकंडे और बॉम्बरमैन को देखते हैं, उन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ये विस्फोट करने का बिल्कुल सही समय है, इसीलिए वो विस्फोट कर देते हैं, जिससे वो सारे नक्सली वहाँ से भाग जाते हैं। आगे वो पूरी एक्टिंग करते हुए अच्छे अच्छे शॉट देते हुए आगे बढ़ते हैं। स्पीडमैन और आयरन मैन दोनों आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि आयरन मैन को लगता है कि यहाँ पर साली किसी तरह की कोई शूटिंग नहीं चल रही, हमारा यहाँ चूतिया काटा गया है। बॉम्बर और हथकंडा दोनों लोकेशन पर वापस आते हैं ताकि उन खिलाड़ियों को वापस यहाँ से ले जा सकें, लेकिन उन्हें यहाँ मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, यानी कि यहाँ उन्हें डायरेक्टर का सर मिलता है, जिसका सारा आरोप हथकंडा बॉम्बर पर डाल देता है। उन दोनों में बहस होने लगती है। बॉम्बर के हाथ में हथकंडे के हाथ आ जाते हैं। कहता है, साले अब तक तू हमें चूतिया बना रहा था। दरअसल हथकंडे ने बताया था कि वॉर के दौरान उसने अपने दोनों हाथों को खो दिया था, जिससे हम ये भी जान पाते हैं कि उस साले चूतिये ने उस किताब में सिर्फ कहानियां लिखी हैं, कोई हकीकत नहीं जिस पर वो फिल्म बना रहे हैं। तभी यहाँ पर नक्सली आ जाते हैं और उन्हें अपने कब्जे में ले लेते हैं। सारे एक्टर आगे बढ़ रहे हैं। आयरन मैन स्पीडमैन से कहता है, तुम साले गांडू वो नक्शा मुझे वापस दो, क्योंकि हम तुम्हारे पीछे सुबह से घूम रहे हैं, जैसे कि तुम्हारी गांड में जीपीएस लगा है। हमें नहीं पता कि हम लोग सही भी जा रहे हैं या फिर गलत। आयरन मैन उससे वो नक्शा छीन लेता है, जिसे वो एक और चूतिये से पढ़वाता है। वो कहता है, हम लोग कई घंटों से गलत दिशा में आगे बढ़ रहे थे। दरअसल ये लोग गलत दिशा में आगे नहीं बढ़ रहे थे। स्पीडमैन उन्हें फिल्म की शूटिंग के हिसाब से आगे की तरफ ले जा रहा था और ये लोग इस जंगल से बाहर निकलना चाहते थे, क्योंकि इन लोगों को यकीन हो गया था कि यहाँ
यहाँ पर किसी प्रकार की कोई शूटिंग नहीं चल रही है, यहाँ पर सिर्फ हमारा चूतिया काटा जा रहा है। स्पीडमैन कहता है बहन के लोड़ो, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं तो इस मूवी की शूटिंग पूरी करूंगा, क्योंकि ये मूवी उस भोसड़ी वाले का आखिरी मौका था। अगर उसके हाथ से ये फिल्म गई तो उसका करियर तबाह हो जाएगा। इसीलिए वो अपने अगले सीन की तरफ आगे बढ़ता है। आयरन मैन कहता है तुझे जहाँ गांड मरानी है मरा, और वो लोग जंगल के दूसरे रास्ते से यहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम बॉम्बर और हथकंडे को देखते हैं जिनको बांध कर रखा गया है। हथकंडा उससे बताता है कि मैं आर्मी में तो था लेकिन मैं कोई सिपाही नहीं था, मैं वहाँ सफाई वाला था। बॉम्बर कहता है साले तू सभी को बचपन से चूतिया बनाता आ रहा है या तूने कोई कोर्स किया है? तूने बहन के लोड़े पूरे देश को धोखा दिया है। तूने साले कोई जंग नहीं लड़ी, तूने सिर्फ बर्तन साफ किए हैं। जंगल में रात में स्पीडमैन अपने आईपोड पर मूवी देख रहा है, तभी उसे कुछ सरसराहट की आवाजें आती है। वो अपना खंजर लेकर आगे बढ़ता है और उसका काम तमाम कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि उसने जिसको मारा है वो एक क्यूट सा पैंडा है। जी हाँ, ये वही जानवर है जिससे वो बहुत प्यार करता है। सुबह वो रिक को फोन करता है जो कि एक सैटेलाइट फोन है जो कि उसने डायरेक्टर से छुपा लिया था। वो कहता है मैंने उसको मार दिया। रिक पूछता है क्या तुमने उस रंडी को मार दिया? स्पीडमैन कहता है नहीं, मैंने पैंडा को मार दिया। वो कहता है ये क्या चूतियापा मचा रखा है, तुम ठीक तो हो? और क्या तुमको वो PS5 मिला? स्पीडमैन कहता है नहीं, उन्होंने मुझे अभी तक नहीं दिया और अब मुझे उस PS5 की कोई जरूरत नहीं है। रिक को सुनाई देता है कि उसको अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो पूछता है कि क्या तुमने कोई नई एजेंसी ज्वाइन कर ली है? इतनी ही देर में पीछे से नक्सली आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। वो उसे अपने अड्डे ले जाते हैं जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर भी कैमराज लगे हैं। वो समझता है कि यहाँ भी शूटिंग चल रही है, उसे परमानेंट अपने ही रोल में रहना होगा। वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है मैं तुमसे नहीं डरता, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे तो मार सकते हो लेकिन मेरे अंदर के देशभक्त को नहीं। जंगल में गुलिवर ट्रैवल की हालत खराब होने लगती है क्योंकि ये साला एक नंबर का ड्रग्स एडिक्टेड है। वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे तो उस गाँव तक पहुँच जाते हैं जहाँ स्पीडमैन को बंदी बनाया गया है। एक जना देखता है कि स्पीडमैन को तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है और वो गदर गांडू सोच रहा था कि अभी भी शूटिंग चल रही है, इसीलिए वो बार बार सीन कट चिल्ला रहा था। जिसके बाद उसे उनके बॉस के पास ले जाया जाता है जिसका नाम है हस्तर, जो कि एक छोटा बच्चा है। वो कहता है तुम मेरे कब्जे में हो, क्या तुम DEA से हो? स्पीडमैन पूछता है क्या मैंने स्क्रिप्ट की कोई लाइन मिस कर दी? हस्तर उसकी छाती पर अपना सिगार बुझा देता है और एक छड़ी से उसको मार लगाता है। स्पीडमैन कहता है प्लीज मुझे मत मारो। हस्तर चौंक कर रुक जाता है और वो समझ जाता है कि ये तो वही चूतिया जैक है। जिसके बाद सभी लोग उसके सामने नतमस्तक होते हैं। अरे हाँ, आप लोगों को बताना तो मैं भूल ही गया, स्पीडमैन ने एक मूवी और बनाई थी जिसका नाम था सिंपल जैक, जिसमें उसने एक बावली गांड कम दिमाग के किरदार का रोल निभाया था। वो मूवी अच्छी तो थी पर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए वो सुपर डुपर फ्लॉप साबित हुई थी। लेकिन वो मूवी इन चूतियों के सरदार हस्तर को काफी पसंद आई थी, जिसके बाद से वो उस चूतिये जैक के फैन बन गए थे। बगल वाला गांडू कहता है तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए था। रिक काफी गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि स्पीडमैन को PS5 ना मिलने की वजह से उसने अपना एजेंट बदल लिया है। वो टॉम क्रूज के पास पहुंचता है, कहता है शर्तों के हिसाब से अभी तक मेरे क्लाइंट को PS5 क्यों नहीं दिया गया? टॉम क्रूज कहता है देख साले दल्ले, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं तुम्हारी गांड मार लेता। तभी रिक के फोन पर फिरौती के लिए नक्सली कॉल करते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें सिंपल जैक वापस चाहिए तो $5 लाख भेजो। रिक कहता है बात सुन बहन के लोड़े भोसड़ी वाले, मैंने कभी भी तुम्हारी एजेंसी का नाम नहीं सुना। टॉम क्रूज उसके हाथ से फोन ले लेता है, कहता है सुन भोसड़ी के, अगर तूने दोबारा कॉल की तो मैं तुम्हारी मैया दूंगा। भड़वे साले, मैं नहीं जानता तू किस चीज के पैसे मांग रहा है, पर तूने अब मुझसे पंगा ले लिया है और जो मुझसे पंगा लेता है उसकी मैं बिना तेल के गांड मारता हूँ। इसीलिए जो भी तू करना चाहता है सोच समझ के करना, क्योंकि उसके बाद बारी मेरी होगी और जब मैं गांड मारूंगा तो सुबह शाम मारूंगा, दिन रात मारूंगा, मैं थकूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तेरी गांड के चीथड़े उड़ा दूंगा। नक्सली चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि ये प्यादा तो साला उल्टा ही पड़ गया। वो स्पीडमैन को बंदी बनाते हैं और उसे सिंपल जैक जैसे ही कपड़े और वेशभूषा देते हैं। हस्तर एक बूढ़े से उसके नकली दांत मांगता है जिन्हें वो स्पीडमैन को देता है, कहता है इन्हें अपने मुंह में डालो ताकि तुम सिंपल जैक जैसे दिखो। वो उन्हें अपने मुंह में डालता है। हस्तर कहता है अब पूरी मूवी दिखाओ। स्पीडमैन कहता है पूरी मूवी कैसे दिखा सकता हूँ? हस्तर कहता है या तो करो या मरो। स्पीडमैन उन्हें फिल्म दिखाने लगता है और जब जब वो एक्टिंग गलत करता तो वो उसे मारते हैं, जिसके बाद वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। सभी लोग ये फिल्म लाइव बहुत एकाग्रता से देख रहे थे और वो काफी इमोशनल भी हो गए थे। जंगल में आयरन मैन प्लानिंग बनाता है कि वो लोग स्पीडमैन को कैसे छुड़वाएंगे और उसको छुड़ाने के बाद ही वो लोग इस जंगल से पीछा छुड़वाएंगे। अब एक बार फिर से नक्सलियों की कॉल आती है। वो कहते हैं अभी तक पैसे नहीं आए, अब हमें $10 लाख चाहिए कल तक। टॉम क्रूज कहता है तुझको साले जो करना है वो कर ले, लेकिन मुझे फोन मत कर चूत के भूत मादरचोद, और फोन कटने के बाद एक काम करना, उस फोन को अपनी गांड में डाल लेना। रिक कहता है तुम पागल हो गए हो क्या, वो उसे मार देंगे। टॉम क्रूज कहता है यही तो चाहता हूँ मैं कि वो लोग उसको मार दे, क्योंकि मैंने उसका इंश्योरेंस करवाया है और उसके
मरने के बाद इंश्योरेंस कंपनी हमको इतने पैसे देगी जितने पैसे हम उस फिल्म से कभी नहीं कमा पाते, जिसमें से एक हिस्सा हम तुमको भी देंगे, क्योंकि स्पीडमैन का कोई करियर नहीं है, उसका करियर अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये हमारे पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है जो कि हमें हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। स्पीडमैन जो कि फिल्म दिखाने के बाद तहखाने में पड़ा है, वो अपने कैरेक्टर में बहुत अच्छी तरह और बुरी तरह से घुस चुका है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और उसे लकड़ियों से बना हुआ एक ऑस्कर देता है, जिसे देखकर स्पीडमैन बहुत खुश हो जाता है। कहता है अब से तुम मेरे मुंह बोले बेटे हो। सुबह होते ही वो लोग अंदर घुसने की प्लानिंग करते हैं, जहाँ पर आयरन मैन गुलिवर ट्रैवल को एक भैंसे पर गिराकर उसके पास ले जाता है उनका ध्यान भटकाने के लिए। तब तक दो चूतिए अंदर घुस जाते हैं, वो बॉम्बर और हथकंडे को छुड़वाते हैं। हस्तर को आयरन मैन पर शक हो जाता है, इसीलिए आयरन मैन उन पर गोलियां चलाने लगता है। उन सबसे निपटने के बाद वो लोग स्पीडमैन के पास पहुंचते हैं, लेकिन स्पीडमैन उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, क्योंकि अब उसको यहाँ पर एक्टिंग करने में बहुत मजे आ रहे थे और उसका यहाँ पर एक मुंह बोला बेटा भी है। वो सारे उसे किसी न किसी तरह से हकीकत में लाने की कोशिश करते हैं और एक ट्रक लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हस्तर वहाँ आरपीजी लेकर पहुंचता है और फायर करता है, जिससे ट्रक के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन वो सभी बच जाते हैं, सिर्फ कुछ खरोचे ही आती हैं। बॉम्बर तब तक जाकर हेलीकॉप्टर ले आता है और उसने पुल के चारों तरफ बॉम्ब भी लगा दिए थे। सभी दौड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंचने लगते हैं, लेकिन स्पीडमैन वहीं स्टक हो जाता है। आयरन मैन उससे कहता है कि वो लोग पुल को उड़ाने वाले हैं, चलो हमारे साथ चलो, जल्दी चलो। स्पीडमैन कहता है नहीं, वो लोग मेरी बात जरूर सुनेंगे और यहाँ पर मेरा एक मुंह बोला बेटा भी है। दरअसल स्पीडमैन अभी तक भी अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आया था, जिसके बाद वो वापस चला जाता है। सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। वो उस पुल को उड़ाने ही वाले थे कि तभी हम स्पीडमैन को देखते हैं। वो जिस बच्चे को अपना बेटा मान रहा था वही उसे दबाकर चाकू मार रहा था, इसीलिए वो वापस भाग कर आने लगता है। तब तक हथकंडा उस पुल को भी उड़ा देता है। सभी लोगों को लगता है कि स्पीडमैन नहीं रहा। तभी हम देखते हैं कि वो बच गया है। आयरन मैन उसको लेने के लिए जाता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हस्तर उन पर आरपीजी से फायर करता है। तब तक यहाँ नीचे रिक पहुंच जाता है। वो अपने साथ PS5 भी लाया है। दरअसल उसने टॉम क्रूज का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि स्पीडमैन उसका एक अच्छा दोस्त है। वो उस PS5 को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है, जिससे आरपीजी उससे टकराकर वहीं ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी लोग बच जाते हैं। वो वापस अपने होम टाउन पहुंचते हैं। प्रोड्यूसर जैसे तैसे करके उन सारी फुटेज और रिकॉर्डिंग को वहाँ से निकलवा लेता है और सभी फुटेज को मिलाकर एक फिल्म बनाता है, जो कि सुपर डुपर हिट साबित होती है, जिसमें स्पीडमैन की एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और आयरन मैन उसे अपने हाथों से ऑस्कर देता है। स्पीडमैन बहुत खुश है क्योंकि उसका करियर डूबने से तबाह होने से बच गया है। टॉम क्रूज भी काफी खुश है क्योंकि उसने इस फिल्म से काफी ज्यादा पैसे कमाए।